गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं और आज शायद लेक्चर नंबर 3 या 4 है। ठीक है, तो अभी तक जो भी पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके आगे का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत से अगर बात करें तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग जो है अभी तक फोटो फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग बात किए थे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में एक बार ना शुरू से हम रिकैप कराते हैं। ठीक है, कि अभी तक हम जो भी बताए हैं उसके बारे में एक बार रिकैप कर देते हैं। अब एक मिनट रुक जाओ। देखो क्या क्या बात हम लोग को याद रखना है इस चैप्टर को अगर हम कंटिन्यू करना चाहे तो हम लोग को क्या क्या बात पता होना चाहिए, तब ये चैप्टर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर बात हम लोग को फोटो सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। और एक बार शॉर्ट में हम क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम एक बार फिर से बना देते हैं। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हम बताए थे कि क्लोरोप्लास्ट के पास कितना मेम्ब्रेन होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट के पास 2 मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताए कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है उसके अंदर थैलाक्वाइड प्रेजेंट होता है और उसको कलेक्टिवली हम लोग ग्रेना बोलते हैं। ठीक है ना बात? यहां तक ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन करा रहे हैं। अब बोले कि 2 ग्रेना आपस में कनेक्टेड होता है विद द स्ट्रोमा लैमेली। ये जो स्पेस है इस स्पेस को हम लोग बोले स्ट्रोमा। स्पेस को क्या बोले? इस स्पेस को हम लोग स्ट्रोमा बोले थे। ठीक है ना? अब बात कर रहे हैं कि अभी तक हम लोग देखे क्या? हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां से ना भाई वाटर एब्जॉर्ब होता है, पानी को यहां से एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को तोड़ते हैं और इधर से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जब इधर से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो इस तरह से यहां से हम लोग को ATP प्लस NADPH2 इलेक्ट्रॉन एंड H+ निकलता है। इसी को हम लोग यूज करते हैं इन डार्क रिएक्शन। यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हम लोग इसको क्या करते हैं भाई? यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में 2 तरह का रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन को बोले लाइट रिएक्शन एंड सेकंड रिएक्शन को बोले डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हुआ क्या? लाइट रिएक्शन में पानी टूटा, वाटर का लाइसिस हुआ, फोटोलाइसिस बोलते हैं। लाइट के मदद से पानी को तोड़े, दैट इज फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। पानी को तोड़े विद द हेल्प ऑफ लाइट। पानी को इधर से जब तोड़े तो यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गया और यहां से हम लोग को कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना, दैट इज ATP NADPH2 वगैरह मिला। अब भाई इसको जो है ना, इसको हम लोग यूज करते हैं इन डार्क रिएक्शन। अभी बहुत अच्छा डायग्राम भी यहां पे लेकर के आए हैं। अच्छा इसके बारे में चलो, इसके फोटो नहीं है, इसको नहीं, इसको पहले बता देना। ठीक है, तो बोले कि लाइट रिएक्शन हुआ एक पार्ट में और एक पार्ट में हुआ डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या बात किए थे? हम लोग एक बार बात किए थे कि अगर हम लोग को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को सेपरेट करना है, ये सब बता चुके हैं, बस एक बार हम जल्दी से रिवीजन करा रहे हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को अगर हमको पता करना है कि उसका सेपरेशन को देखना है तो मेथड को बोलते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी। उस मेथड का नाम है पेपर क्रोमैटोग्राफी। और इस तरह से पेपर में बहुत सारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का कंपोनेंट होता है। इस पेपर को डिप करते हैं सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट में डिप करने से यहाँ पे अलग अलग कलर का यहाँ पे हमको दिख जाता है। तो पेपर क्रोमैटोग्राफी से करते क्या है? इट इज अ मेथड टू सेपरेट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को सेपरेट करने का ये एक मेथड है और इसमें अलग अलग पिगमेंट का कलर हमको पता चलता है, दैट इज पेपर क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट हम लोग क्या बात किए थे? नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लिए उसके बाद कुछ फोटो सिस्टम के बारे में बताए थे। अच्छा फोटो सिस्टम के बारे में अगर बात करें ना तो फोटो सिस्टम एक्चुअली में है कहां पे? ये क्लोरोप्लास्ट मान लो। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का ये ग्रेना रीजन, दिस इज दी ग्रेना। ये ग्रेना हो गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर और ये भी ग्रेना ही है। 2 ग्रेना आपस में कनेक्टेड कैसे है? विद दी स्ट्रोमा लैमेली। अब यहां से याद क्या रखना है? याद रखना है कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 कहां पे प्रेजेंट है। तो स्ट्रोमा लैमेली पे एंड ग्रेना लैमेली पे फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है। ये फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 है क्या? इट इज एक्चुअली क्लोरोफिल ए। वो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है। बोले फोटो सिस्टम 1 PS PS1
एंड PS2, क्या बात की है, PS1 एंड PS2। तो PS1 एक्चुअली है क्या, इट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए ही है, ये भी क्लोरोफिल ए ही है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, इसका एब्जॉर्प्शन पीक है 680 नैनोमीटर। मतलब कि ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जिसको फोटो सिस्टम 2 बोल रहे हैं, ये मैक्सिमम 680 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। इसके बारे में बोले PS1 जिसको बोले क्लोरोफिल ए ही है, बट ये 700 नैनोमीटर के मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो ये बात बता दिए, ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तब अभी हम आगे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को याद एक टॉपिक बताए थे, रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। अब लिखा है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड 2 फेजेस। फर्स्ट फेज में है फोटोकेमिकल फेज एंड सेकेंड फेज है बायोसिंथेटिक फेज। इसी फोटोकेमिकल फेज को हम लोग बोल देते हैं लाइट रिएक्शन, इसको ही बोलते हैं भाई लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में 2 तरह का रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन इज बायोसिंथेटिक फेज, दैट इज डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। फोटोकेमिकल फेज दैट इज लाइट रिएक्शन में हुआ क्या, दिस फेज इंक्लूड लाइट का एब्जॉर्प्शन। सब अच्छा स्टेप वाइज है कि स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, लाइट को भाई एब्जॉर्ब कर लिए, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, पानी टूटा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, देन ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH का यहां से फॉर्मेशन हुआ। तो ये प्रोसेस स्टेप वाइज चल रहा है कि फोटोलाइसिस हुआ कितने स्टेप में। सबसे पहले भाई लाइट एब्जॉर्ब हुआ, लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद पानी टूटा, पानी जब टूटा तो देन आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होने से ऑक्सीजन वहां से इवॉल्व कर गया, ऑक्सीजन रिलीज हुआ एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH। एटीपी और NADPH का यहां से हमको क्या दिखा, फॉर्मेशन दिखा। ठीक है ना बात यहां तक। तो इसके आगे अब मूव करते हैं। देन आफ्टर यहां लिखा बायोसिंथेटिक फेज दैट इज डार्क रिएक्शन, इंडिपेंडेंट फेज सिंथेसिस ऑफ द फूड मटेरियल। और ये डार्क रिएक्शन में ही जो है ना वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हम लोग को दिखता है। तो यहां से बात क्या याद रख लेना है कि लाइट रिएक्शन में हुआ क्या क्या। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले पानी लाइट एब्जॉर्ब किए, पानी को तोड़े, पानी को जब तोड़े तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, और ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद देन आफ्टर यहां से एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन हुआ। ये तो अभी बता दिए, अभी हम लोग देखेंगे भी कैसे एटीपी और NADPH2 बना है, इसको भी हम लोग देख लेंगे आज। फिर बोले डार्क रिएक्शन में क्या हुआ, डार्क रिएक्शन में भाई ग्लूकोज को फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन को रिड्यूस कर रहे हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देन आफ्टर हम लोग बात किए, देखो बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये डायग्राम देखना। सबसे पहले ये प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में जब सनलाइट पड़ता है, प्लांट में भाई जब सनलाइट फॉल करता है तो वहां से एक रीजन का हम यहां पे बना करके दिखाए, एक लीफ का, एक सिंगल लीफ को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा प्रोसेस है। सबसे पहले लाइट पड़ा, लाइट लीफ पे पड़ गया, ठीक है। लाइट पड़ा, प्लांट वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर यहां से टूटता है। इस थैलाकोइड रीजन में पानी जब टूटा, पानी टूटा तो यहां से क्या बाहर निकला, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बाहर निकला। एटमॉस्फेयर में क्या बाहर निकल गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। फिर से बता रहे हैं कि यार जब प्लांट पे लाइट पड़ा, प्लांट वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है, तो पानी टूटता कहां पे है, पानी टूटता है इस थैलाकोइड में। पानी कहां टूटता है, पानी ब्रेकडाउन होता है थैलाकोइड में। जब पानी टूटता है तो एक तरफ से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होता है, एक तरफ से एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब जब पानी टूट गया तो यहां से फॉर्मेशन क्या क्या हुआ, यहां से एटीपी का मॉलिक्यूल बना, यहां पे NADPH2 का मॉलिक्यूल बना। इसी एटीपी और NADPH2 का हम लोग यूज करते हैं C3 साइकिल में, जो अभी हम पढ़ाएंगे, केल्विन साइकिल। अब इसी एटीपी और NADPH2 का हम इस साइकिल में यूज करेंगे और यहां से हमको फॉर्मेशन दिखेगा ग्लूकोज का, यहां से हमको मिलेगा प्रोडक्ट, मिलेगा ग्लूकोज बन करके दिखेगा। तो यहां पे ये पूरा 2 रिएक्शन को दिखा रहा है। एक तरफ इतने रीजन में दिस इज लाइट रिएक्शन, दिस इज लाइट रिएक्शन। ये क्या है भाई, ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है। अब एटीपी और NADPH2 को हम यहां पे यूज कर रहे हैं C3 साइकिल में, दिस इज डार्क रिएक्शन। अब यहां से ये पूरा प्रोसेस है डार्क रिएक्शन का, दिस इज डार्क रिएक्शन। ये भाई डार्क रिएक्शन है। जब डार्क रिएक्शन होगा तो यहां से हमको ग्लूकोज का फॉर्मेशन दिखेगा, वहां से ग्लूकोज फॉर्म होगा। ठीक है ना बात यहां तक। तो अब आगे मूव करते हैं। इसके बाद हमको क्या याद रखना है, नेक्स्ट नंबर हम लोग को बात रखना है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लास्ट क्लास में हम बताए थे फॉस्फोराइलेशन के बारे में, लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे
फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन के बारे में बताए थे, क्या बताए थे फॉस्फोराइलेशन में? बोले कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जब मिलाते हैं तो हम लोग को हमारे को प्रोडक्ट मिलता है, एटीपी हम लोग को बन करके दिखता है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इट इज द प्रोसेस बाय विच इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज एडेड टू दी एडीपी। एडीपी पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ते हैं और हम लोग को एक प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज एटीपी। एटीपी का फॉर्मेशन हम लोग को दिखता है। तो व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी के प्रोडक्शन को बोल रहे हैं फॉस्फोराइलेशन। ये फॉस्फोराइलेशन कितना तरह का हो सकता है? तो फॉस्फोराइलेशन भाई बताए थे ये दो तरह का हो सकता है, लास्ट क्लास में बताया हुआ है। सबसे फर्स्ट नंबर बोले थे फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, एंड सेकंड बताए थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बताए? सबसे फर्स्ट नंबर बताए फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड सेकंड नंबर बताए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ध्यान से सुनते हैं, अभी जो भी बता रहे हैं वो लास्ट क्लास का ही बता रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि लास्ट क्लास का पोर्शन है, उस पर पूरा टाइम नहीं दे सकते हैं, थोड़ा सा हमको स्पीड करके इसको कंप्लीट करते हैं। और आज का जो टॉपिक आएगा बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है, उसको आज हम लोग देखेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे एकदम। सबसे पहले बोले फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्मेशन को, प्रोसेस को क्या बोल दिए हम लोग? दैट इज फॉस्फोराइलेशन बोल दिए। उसके बाद बोले कि ये फॉस्फोराइलेशन कितना तरह का है? फॉस्फोराइलेशन भाई दो तरह का है। सबसे फर्स्ट नंबर बोले फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट के मदद से एटीपी बनाना। फोटो का मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब बता दिए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फोटोफॉस्फोराइलेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट के मदद से एटीपी बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। देन आफ्टर आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में लास्ट क्लास में हम बताए थे कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और फॉर्मेशन होगा एटीपी का। क्या बोले? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और फॉर्मेशन किसका होगा? एटीपी का होगा। ये प्रोसेस चलेगा कहां पे? ये प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में चलेगा। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में चलेगा। तो भाई याद क्या रखना है? अच्छा, ये पढ़ना कहां पे? ये जो टॉपिक है ये हम लोग को पढ़ना है रेस्पिरेशन इन प्लांट में। वहां पे भी बहुत डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कैसे हम लोग एटीपी बनाते हैं। जो हम लोग खाना खा रहे हैं अल्टीमेटली उसका हो क्या रहा है? सबसे पहले एब्जॉर्ब हो जा रहा है, देन आफ्टर उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं एंड देन आफ्टर एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पे बोले कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके क्या बना रहे हैं? एटीपी बना रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको सिर्फ फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ना है। तो एक होता है नॉन साइक्लिक ईटीएस, एक होता है साइक्लिक ईटीएस। दो तरह का फोटोफॉस्फोराइलेशन है, एक बोले नॉन साइक्लिक ईटीएस एंड सेकंड बोले साइक्लिक ईटीएस। इस नॉन साइक्लिक ईटीएस को हम लोग जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम भी बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी उसको। नॉन साइक्लिक ईटीएस को जेड स्कीम भी बोलते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको ईटीएस क्यों बोल रहे हैं? ईटीएस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, एक ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, फिर दूसरे से तीसरे मॉलिक्यूल में, तो इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो दिखेगा और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देन आफ्टर बोले साइक्लिक वाला देख लेंगे एक एक करके। अभी का हमारा टॉपिक ये है, ठीक है? आज का टॉपिक हमारा ये है नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक ईटीएस को देखते हैं। चलो सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलेंगे या फिर इसको नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। क्या बोले? इसको ही हम लोग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं, इसको ही हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल सकते हैं और इसको ही हम लोग जेड स्कीम भी बोल सकते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है भाई? जेड स्कीम। अभी ये जेड स्कीम क्यों नाम पड़ा उसको भी हम बता देंगे। चलो शुरू करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एकदम ध्यान से सुनना है,
बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम कंसेप्चुअल है, समझने वाला। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग बात करेंगे फोटो सिस्टम 2 के बारे में। देखो यहां पे एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 है, PS2, दैट इज फोटो सिस्टम 2। इस PS2 का एब्जॉर्प्शन पीक होता है भाई 680 नैनोमीटर। मतलब ये 680 नैनोमीटर लिखने का मतलब क्या है? 680 नैनोमीटर लिखने का मतलब है कि ये जो फोटो सिस्टम 2 है ना, वो मैक्सिमम 680 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है ना बात यहां तक? तो यार जब इस पे लाइट पड़ता है, अच्छा फोटो सिस्टम 2 है क्या? फोटो सिस्टम 2 है क्या? इट इज अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए। एक्चुअली में ये क्लोरोफिल ए ही है, बट ये 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसका नाम रखा गया है फोटो सिस्टम 2। क्लियर बात यहां तक? जब इस पे भाई लाइट पड़ता है, जब इस पे लाइट पड़ता है, लाइट का जब इस पे रेडिएशन पड़ता है, लाइट के जब रेडिएशन इस पे पड़ेगा ना, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस पे एनर्जी पड़ रहा है। और जब भी हम लोग कभी एनर्जी किसी पे देते हैं तो वहां का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। वहां से भाई 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। क्या बोले? जब फोटो सिस्टम 2 पे लाइट पड़ा, फोटो सिस्टम 2 पे कितना लाइट पड़ा होगा? 680 नैनोमीटर तक के लाइट को, वेवलेंथ को जब यहां पे पड़ता है तो यहां से भाई 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकला? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर इसलिए निकला क्योंकि एक साथ में यहां पे बहुत सारा लाइट का रेडिएशन आया। ज्यादा एनर्जी जब आ जाएगा तो वहां पे एक्साइटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां से बाहर निकला। इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया और बाहर निकला। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किसने किया? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है यहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसको बोलेंगे हम लोग, इसको दूसरा कलर से लिखते हैं भाई। अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जा। ठीक है ना? चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन किया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अभी एक ही स्टेप बताए। सबसे पहले क्या हुआ? P680 पे लाइट पड़ा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। 2 इलेक्ट्रॉन को कौन लिया? 2 इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आज उसका नाम भी जानेंगे कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, इसका नाम हम लोग आज देखेंगे। अब देखना, अब देख लेते हैं। बोले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे 2 इलेक्ट्रॉन आया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना फर्दर चेन में पास करेगा, ये फर्दर चेन में पास करेगा, चेन में 2 इलेक्ट्रॉन पास करेगा। और चेन में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन पास करते जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पास किया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये चला गया फोटो सिस्टम 1 के पास, PS1 के पास। और PS1 का जो एब्जॉर्प्शन पीक है इट इज 700 नैनोमीटर। देखना ध्यान से, क्या बोले कि फोटो सिस्टम 2 पे लाइट पड़ा, फोटो सिस्टम 2 का एब्जॉर्प्शन पीक कितना है? 680 नैनोमीटर का है। जब इस पे लाइट पड़ा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। 2 इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट किया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया। अब 2 इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर चेन में पास हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर चेन में पास हो रहा है। चेन से जब पास होते गया तो फोटो सिस्टम 2 को ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। किसको दे दिया? फोटो सिस्टम 2 को ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया। अब फोटो सिस्टम 2 को 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद लाइट जो है ना भाई इस पे भी पड़ेगा, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 जो है, फोटो सिस्टम 1 भी कैपेबल होता है इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए। तो लाइट का रेडिएशन, लाइट रेडिएशन इस पे भी पड़ा। लाइट का जब रेडिएशन फोटो सिस्टम 1 पे भी पड़ता है तो वहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। यहां से भी कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला? यहां से भी भाई 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। फोटो सिस्टम 1 पे 700 नैनोमीटर का लाइट फॉल किया, यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। और इसको भी एक्सेप्ट किया गया बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिख दे रहे, ठीक है ना? पूरा नाम नहीं लिख रहे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये फिर से काम वही किया कि इलेक्ट्रॉन को अब चेन में पास करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पास करते जाएगा। और स्ट्रोमा साइड से हम लोग देखेंगे NADP प्लस 2H प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में फॉर्मेशन हमको दिखेगा। लेकिन एक बात अभी और यहाँ पे देखना है, एक बात ये देखना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से जब चेन मूव कर रहा है, चेन में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हम लोगों को यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ATP प्राप्त होगा। एक मॉलिक्यूल ATP हम लोग को मिलेगा और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे NADPH2 का मिला है।
तो एक मॉलिक्यूल NADPH2, एक मॉलिक्यूल ATP। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये जेड स्कीम से हमको मिला क्या, ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से हमको मिला क्या। अच्छा, इसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला है, क्या इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन वापस आया? क्या नहीं आया, और नहीं आया, और इसीलिए इसको बोल रहे हैं दैट इज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है ना? तो यहाँ पे याद क्या रख लेना है, याद रखना है, अच्छा इसको जेड स्कीम क्यों बोल रहे हैं? जेड स्कीम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका शेप देखो कैसा शेप बन रहा है, इट इज रिजेंबलिंग टू द जेड, ये जेड के जैसा लग रहा है, और इसीलिए इसके शेप को हम लोग बोल देते हैं जेड स्कीम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले PS2 पे लाइट पड़ा, लाइट जब PS2 पे पड़ा तो वहां से दो इलेक्ट्रॉन भाई बाहर निकल गया, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उस दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किसने किया? इट इज एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद दो इलेक्ट्रॉन फर्दर चेन में पास हो गया, चेन में जब पास हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? PS1 को मिल गया। PS1 भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कैपेबल है, वो भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, इट इज ऑल्सो कैपेबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो जब लाइट का रेडिएशन इस पे पड़ा ना तो इससे भी दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, दो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, ये चला गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद फिर से वो चेन में पास करेगा और स्ट्रोमा साइड से, अच्छा ये जो साइड है ना ये पूरा स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा साइड से NADP प्लस प्लस 2H प्लस वहां से लेकर के NADPH2 में कन्वर्जन हो गया। ये NADPH2 है क्या? NADPH2 is also a energy molecule। ये एनर्जी, ये भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है जिसको ब्रेक डाउन करके हम लोग ATP बनाते हैं। और ये कहां पढ़ना है? ये पढ़ना है हम लोग को रेस्पिरेशन इन प्लांट में, जहां पे NADPH2 को तोड़ेंगे और उससे हम लोग एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे NADPH2 मॉलिक्यूल बना है और यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल बना है। यहाँ तो डायरेक्ट दिखा दिए, लेकिन अभी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे कि NADPH2 कैसे बना और ATP कैसे बना। यहाँ तो देखो हम डायरेक्ट लिख दिए है, डायरेक्ट लिख दिया कि चेन में यहां से पास हुआ तो यहां से ATP बना और यहां से NADPH बना, लेकिन ATP बना कैसे उसको भी हम लोग समझ लेंगे आज। तो दिस इज जेड स्कीम। जेड स्कीम में बस इतना ही बात याद रखना था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एक चेन में पास करता है, और जब रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल में इसको देखेंगे तो इसका जो शेप है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू जेड, कि जेड के जैसा दिखता है। जब इसी रिएक्शन को रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे अगर हम लोग मेजर करते हैं तो उसका शेप कैसा बनता है? उसका शेप जेड के जैसा बनता है, और इसीलिए भाई इसको जेड स्कीम बोलते हैं। जेड स्कीम में दो प्रोडक्ट बना, एक ATP बन गया, एक NADPH2 बन गया। अब जेड स्कीम में हम बहुत ज्यादा बता दिए, इससे ज्यादा बताना नहीं था। अब इससे ज्यादा टाइम देंगे तो समझ लो टाइम वेस्ट है। आगे मूव करते हैं। अब जेड स्कीम देखें, अब थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग इसको ही देख रहे हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक क्लोरोप्लास्ट है ना भाई, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये ग्राना है इसको थैलाकोइड सिंगल बोलेंगे, पूरे कलेक्टिवली इसको क्या बोलेंगे? ग्राना बोलेंगे। एक सिंगल को क्या बोलेंगे? थैलाकोइड बोलेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक थैलाकोइड को यहां से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है ना? इस एक थैलाकोइड को यहां से बाहर निकालेंगे और उस एक थैलाकोइड के अंदर हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस चलता कैसा है। तो ठीक है, हम लोग एक थैलाकोइड के मेम्ब्रेन को बना देते हैं, एक थैलाकोइड के मेम्ब्रेन को यहां से बना देते हैं। ये पूरा मेम्ब्रेन का थिकनेस को रिप्रेजेंट करेगा। यहां से थैलाकोइड को यहां से बना देते हैं, ये थिकनेस ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। तो यहां पे लिखते हैं थिकनेस ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। तो ये जो है ना भाई, इट इज थिकनेस ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। अभी होगा क्या, थोड़ा खराब लग रहा है भाई, चलिए ठीक लग रहा है ना? ठीक है, अब देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर बात भाई, यहाँ पे हुआ क्या? हुआ यही कि यहाँ पे ना फोटो सिस्टम 2 से बात करेंगे। सबसे पहले PS2 से बात करेंगे। PS2 पे भाई लाइट का रेडिएशन आया, PS2 पे लाइट पड़ा, PS2 पे लाइट पड़ा, PS2 पे लाइट पड़ा, और ये जो पूरा बाहर का सरफेस है दिस इज स्ट्रोमा। ये क्या है? बाहर पूरा स्ट्रोमा है, ये बाहर पूरा स्ट्रोमा है। ठीक है ना? ये पूरा स्ट्रोमा के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज स्ट्रोमा। तो यहां लिख दे रहे हैं स्ट्रोमा।
ठीक है, ये स्ट्रोमा है, ये एक थैलाक्वाइड में देख रहे हैं हम लोग। जो अभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वो हम लोग एक थैलाक्वाइड में पढ़ रहे हैं। एक थैलाक्वाइड, ये पूरा एक थैलाक्वाइड, दिस इज ल्यूमेन ऑफ द थैलाक्वाइड। ये जो है ना, ये ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड है, ल्यूमेन ऑफ, दिस इज ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड। अब होगा क्या, फिर से वही काम करेंगे। जब लाइट इस पे पड़ेगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा सर, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है जिसका नाम है फियोफाइटिन, शॉर्ट में लिख रहे हैं फियो। इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किसने किया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है फियोफाइटिन। अब ये फियोफाइटिन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे पास करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा। बहुत ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जब इस पूरे प्रोसेस को बना लेंगे ना, तो ये पूरा भर जाएगा, तो इसीलिए एकदम ध्यान से देखते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले बोले कि 2 इलेक्ट्रॉन को फियोफाइटिन एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन को भाई फियोफाइटिन आगे फर्दर चेन में पास कर दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन को फर्दर चेन में पास कर दिया है, तो वहां से अब आगे एक मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन। क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्विनोन। ये प्लास्टोक्विनोन जो है ना, स्ट्रोमा साइड से 2H+ को एक्सेप्ट करेगा, 2H+ को एक्सेप्ट करेगा और अपने आप को ये कन्वर्ट कर लेगा PQH2 में। किस में कन्वर्ट कर लेगा, PQH2 में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये पूरा एक PQH2 हो गया। देन आफ्टर होगा क्या, ये जो PQH2 है ना, ये 2H+ कहां दे देगा, ये 2H+ को हमारे थैलाक्वाइड के ल्यूमेन में डाल देगा। 2H+ को कहां डाल देगा, थैलाक्वाइड के ल्यूमेन में डाल देगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आगे गया था, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर पास हो चुका है। अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर पास हो गया प्लास्टोसाइनिन के पास। ये 2 इलेक्ट्रॉन भाई किसके पास चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोसाइनिन, या फिर एक मॉलिक्यूल और देख सकते हैं हम लोग, दैट इज साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम F, वो ज्यादा सही होता है। तो साइटोक्रोम B6 ज्यादा पहले बना लेते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम B6, CYT-B6 और CYTF। अभी सबका फुल फॉर्म हम लिख देंगे, अभी बस समझते चलो। सबसे पहले क्या बोले, ये पूरा एक थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन के बारे में बता रहे हैं। थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन के बारे में क्या बता रहे, कि इस थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 2 होता है, और थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में ही फोटोसिस्टम 1 भी होता है। तो जब फोटोसिस्टम 2 पे लाइट पड़ता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और पहली बार जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, जिसको हम लोग कल से ही बोल रहे हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसका यहाँ पे नाम है फियोफाइटिन। क्या नाम है, साइड में हम क्या करते हैं, सबका फुल फॉर्म लिखते चलते हैं। PHEO का मतलब है फियोफाइटिन, फियो। अभी यहां तक बात हुआ है, इसके आगे अभी मूव कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर फियोफाइटिन के बारे में लिखे। सेकंड नंबर, ये PQ का मतलब है प्लास्टोक्विनोन, PQ का मतलब है प्लास्टोक्विनोन। देन आफ्टर साइटोक्रोम B6, CYT का मतलब है साइटोक्रोम, CYT का मतलब है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम के बारे में देख लिए। देन आफ्टर हम लोग को देखना है कि अब साइटोक्रोम B6 के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन गया है ना, अब 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर भाई चेन में ये पास करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन PC को दे देगा, दैट इज प्लास्टोसाइनिन। तो यहां पे लिख दे रहे हैं यार, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। PC का मतलब प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। देन आफ्टर अभी हम देखो, अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, तो हम एक बार फिर से इस पूरे प्रोसेस को बताएंगे। पहले हमको पूरा बनाने दो, एक बार हम बना लेंगे, एक बार पूरा कंप्लीट फिर से एक्सप्लेन करेंगे। प्लास्टोसाइनिन के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन आया, तो प्लास्टोसाइनिन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास कर दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन वो किसको दे दिया, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया PS1 को। किसको दे दिया, PS1 को। ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर चुका है। अब PS1 के पास आ चुका है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन PS1 भी भाई कैपेबल होता है इलेक्ट्रॉन को इमिट करने का। तो लाइट का रेडिएशन जब PS1 पे भी पड़ता है, तो ये भी भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो वहां से भी फिर आगे फर्दर चेन में पास होगा। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जाएगा FNR के पास, या फिर FRS लिखते हैं, FRS के पास जाएगा, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। FRS का मतलब है
FRS मतलब फेरोटॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अभी क्या करना है, यहां तक एक बार पूरा बना लो, क्योंकि अभी जब हम लोग पूरा बोर्ड भर देंगे ना तो यहाँ पे समझने में दिक्कत हो जाएगा। एक बार पूरा आप लोग बना लो, उसके आगे का प्रोसेस हम अभी बता रहे हैं। एक बार पहले ये पूरा स्टेप को कंप्लीट करो, उसके आगे अभी बहुत सारा और कॉन्सेप्ट इसमें हमको लिखना है और भी बताना है। एक बार पहले आप इसको पूरा लिख लीजिए, आगे लिख लो। तो यहां से अभी अब आगे क्या होगा भाई, आगे होगा कि FRS पे जो 2 इलेक्ट्रॉन आया है वो 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा FD के पास, दैट इज फेरोडॉक्सिन FD के पास। और FD के बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा भाई, वो 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा FNR के पास। और FNR के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो स्ट्रोमा साइड से 2Na ऐसा लिखते हैं, स्ट्रोमा साइड से NADP प्लस प्लस 2H वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रोमा साइड से। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इस पूरे प्रोसेस में एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ ATP। अभी बहुत सारा चीज बचा हुआ है। यहाँ पे हुआ क्या, एक बार यहां से देखना, अभी पूरा मत देखो। सबसे पहले यहाँ पे अपने दिमाग को ले आओ, अपने फोकस को यहाँ पे ले आओ। सबसे पहले क्या हुआ, फोटो सिस्टम 2 पे लाइट पड़ा। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 पे लाइट पड़ा, जब लाइट एनर्जी बहुत ज्यादा इसको मिला तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है फियोफाइटिन। दैट इज फियोफाइटिन इज नोन एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन है। 2 इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन एक्सेप्ट कर लिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर ये चेन में जब पास किया तो चेन में पास करने के दौरान ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किसने किया, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब ये प्लास्टोक्विनोन एक काम और कर रहा है, स्ट्रोमा साइड से 2H+ को ले रहा है। कितना H+ को, 2H+ को स्ट्रोमा साइड से ले रहा है और कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, PQH2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है ना बात यहां तक। अब PQH2 में कन्वर्ट हुआ तो ये 2H+ को PQH2 कहां दे दिया, ये दे दिया भाई ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, यहां पे दे दिया ल्यूमेन में 2H+ को ट्रांसफर कर दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो पास हुआ ये आगे पास कर दिया, किसके पास चला गया, साइटोक्रोम B6 या फिर साइटोक्रोम F बोलो, यहां पे चला गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास कर दिया, किसको दे दिया, प्लास्टोसाइनिन को दे दिया। किसको दे दिया, प्लास्टोसाइनिन। पीसी का मतलब यहां लिख दिया प्लास्टोसाइनिन। अब 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन किसको दे दिया भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोसिस्टम 1 को दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, फोटोसिस्टम 1 को मिल गया। अब हम बताए थे कि फोटोसिस्टम 1 भी कैपेबल है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जब उस पे लाइट पड़ेगा तो वहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो लाइट का रेडिएशन जब PS1 पे पड़ा, यहां से भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, FRS के पास गया, दैट इज फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास चला गया। 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास किया, FD का मतलब फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन के पास चला गया। फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, FNR फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस के पास चला गया। एंड देन आफ्टर स्ट्रोमा साइड से NADP प्लस 2H+ को एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है, NADPH2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अभी सिर्फ NADPH2 बनाए हैं, अभी ATP का मॉलिक्यूल का सिंथेसिस को भी देखना है। बोले कि ये प्रोसेस अभी तक जो हुआ यहां से NADPH2 हमको मिल चुका है, लेकिन यहां पे एक काम और चल रहा है। एक काम चल रहा है कि ये जो प्लास्टोसाइनिन है ना भाई, ये जो प्लास्टोक्विनोन है ना, ये प्लास्टोक्विनोन 2H+ बार बार ले रहा है, 2H+ बार बार ले रहा है और ल्यूमेन में 2H+ बार बार आ रहा है। लेकिन एक बात और हमको बताना पड़ेगा कि ये जो फोटोसिस्टम 2 है ना, फोटोसिस्टम 2 से ही एक मॉलिक्यूल अटैच होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC, दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, पानी टूटता है, H2O टूटेगा और यहां पे हमको 2H+ मिलेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा प्लस हमको हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये अराइज होता है कि फोटोसिस्टम 1 को तो चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिलते जा रहा है,
लेकिन जब फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जब पानी टूटेगा अंदर में, उससे 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भाई कहां चला जाएगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा? फोटो सिस्टम 2 के पास चला जाएगा। तो याद क्या रखना है कि फोटो सिस्टम 1 को तो यार चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, चेन से बार बार इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको मिलते जा रहा है, चेन से बार बार इलेक्ट्रॉन मिलते जा रहा है, और ये खुद भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। लेकिन फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जब अंदर में पानी टूटेगा। एग्जाम में पूछेगा पानी किधर टूटता है? पानी जो है थैलाकोइड के ल्यूमेन में टूटता है। पानी थैलाकोइड के ल्यूमेन में टूटता है। जब वाटर टूटेगा उससे 2 H+ भी मिलेगा हमको, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ पे चला गया। अभी इतना बात पता चल गया। अभी हमको एटीपी का फॉर्मेशन देखना, एटीपी बनता कैसे है। अभी हम NADPH2 बता दिए हैं, अभी एटीपी देखना। अभी देखो यहाँ पे 2 H+ यहाँ पे हमको फिर से दिख रहा है, 2 H+ यहाँ भी हमको दिख रहा है, ठीक है ना? 2 H+ यहाँ पे, 2 H+ यहाँ पे। जब ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा तो यहाँ पे H प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाएगा, मतलब कि H+ यहाँ पे बहुत सारा जमा हो जाएगा। बार बार प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा से H+ को ले रहा है, ल्यूमेन में डाल रहा है, स्ट्रोमा से H+ को ले रहा है, ल्यूमेन में डाल रहा है। बार बार पानी टूट रहा है, H+ रिलीज हो रहा है, बार बार पानी टूट रहा है, H+ रिलीज हो रहा है। स्ट्रोमा से 2 H+ वापस फिर से ले रहा है प्लास्टोक्विनोन, H+ वापस से थैलाकोइड में डाल दे रहा है, ल्यूमेन में डाल दे रहा है, फिर से H+ लिया, फिर से ल्यूमेन में डाल दिया, फिर से H+ लिया, फिर से ल्यूमेन में डाल दिया। तो एक समय के बाद क्या होगा कि इस ल्यूमेन के थैलाकोइड में बहुत सारा क्या जमा हो जाएगा? बहुत सारा H+ जमा हो जाएगा। एक समय के बाद थैलाकोइड के ल्यूमेन में बहुत सारा क्या जमा हो जाएगा? H+, जो कि एक ग्रेडियंट का फॉर्मेशन कर देगा कि यहां पे ल्यूमेन में ज्यादा H+ होने के कारण एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। मतलब बार बार 2 H+ आ रहा ना भाई, तो इस रीजन में ल्यूमेन में अब H+ बहुत ज्यादा हो गया और स्ट्रोमा में H+ कम हो गया। अभी बताए थे कि ये जो बाहर का रीजन है, ये बाहर का रीजन क्या है? स्ट्रोमा ऑफ द थैला, मतलब क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रोमा है। तो इस स्ट्रोमा से हम बार बार H+ को ले रहे हैं और ल्यूमेन में डाल रहे हैं, बार बार H+ को ले रहे हैं और ल्यूमेन में डाल रहे हैं। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ कि इस ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड में एक फोर्स डेवलप हुआ। उस फोर्स को बोले प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या बोले? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो फोर्स के डेवलप होने से क्या होगा भाई? यहां पे फोर्स के डेवलप होने से यही होगा कि स्ट्रोमा मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड में एक मॉलिक्यूल होता है, दैट इज एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल। क्या होता है? एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल होता है, जिसका 2 पार्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं एटीपी सिंथेज। इसका 2 पार्ट है, CF0 एंड CF1। देखना ध्यान से। होगा क्या भाई कि बहुत सारा H+ यहां पे जमा हो जाने के कारण H+ का ग्रेडियंट डेवलप हो गया। तो H+ जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेगा। तो H+ ल्यूमेन से अब स्ट्रोमा की तरफ बाहर निकल रहा है। H+ ल्यूमेन से किधर बाहर निकल रहा है? स्ट्रोमा की तरफ बाहर निकल रहा है, क्योंकि इस ल्यूमेन में बहुत सारा H+ जमा हो चुका है। H+ जमा हो जाने के कारण एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया, विच इज कॉल्ड प्रोटॉन मोटिव फोर्स। एक फोर्स डेवलप हो गया फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। H+ बाहर निकला, और जब H+ बाहर निकला तो एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस आया, मतलब उसका स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चेंज हुआ कि ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन गया? ATP बन गया। तो यहां पे हमको दिख रहा है भाई कि जब H+ बाहर निकलेगा ना, तो H+ बाहर निकलेगा तो हमारे पास स्ट्रोमा साइड में ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हमको ATP मिल जाएगा। तो हुआ कैसे? पूरा प्रोसेस एक बार एक्सप्लेन फिर से कर देते हैं। हम सबसे पहले बोले, एकदम सब चीज भूल जाओ, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले बोले भाई कि एक थैलाकोइड का, एक क्लोरोप्लास्ट का एक थैलाकोइड में हम प्रोसेस को देख रहे हैं। एक थैलाकोइड में फोटोसिस्टम 2 भी होता है, फोटोसिस्टम 1 भी होता है। तो जब लाइट पड़ा इस पे, अच्छा इसको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी इसी को बोलते हैं। जब लाइट इस पे पड़ा तो लाइट पड़ा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास गया, दैट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास गया, लेकिन प्लास्टोक्विनोन यहाँ पे खेला कर दे रहा है। क्या कर रहा है कि 2 H+ को स्ट्रोमा से ले रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है प्लास्टोक्विनोन में। प्लास्टो PQH2 2 H+ को यहां दे दिया, ल्यूमेन में ट्रांसफर कर दिया, इधर दे दिया, इस स्पेस में दे दिया।
ये दो दो इलेक्ट्रॉन जो लिया ना, आगे फर्दर पास कर दिया, साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम F को दे दिया, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन आगे किसको मिल गया, प्लास्टोसाइनिन को मिल गया। अब दो इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, फोटो सिस्टम 1 को मिल गया। दो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास आ गया। फोटो सिस्टम 1 पे भी लाइट पड़ा, वो भी भाई कैपेबल है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से भी बाहर निकला, और ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, FRS के पास चला गया, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस बोलते हैं, ये FRS के पास चला गया। देन आफ्टर दो इलेक्ट्रॉन FD को मिल गया, दो इलेक्ट्रॉन फिर किसको मिल गया, FNR को मिल गया, और FNR को जब दो इलेक्ट्रॉन मिला तो वहां पे NADP प्लस 2H प्लस मिल करके स्ट्रोमा साइड पे क्या बन गया, ATP बन गया। क्या बन गया, NADPH2 बन गया। देन आफ्टर ATP का कहानी कुछ ऐसा था कि प्लास्टोक्विनोन बार बार 2H प्लस को यहां पे डाल रहा है, पानी बार बार टूट रहा है, पानी जब बार बार टूट रहा है तो ल्यूमेन पे एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया, तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये हो गया अब लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि स्ट्रोमा में अब H प्लस कम है और यहाँ पे ल्यूमेन में H प्लस ज्यादा है। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन H प्लस बाहर निकला, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन H प्लस बाहर निकला। जब H प्लस बाहर निकला तो इस ATP सिंथेज मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस हुआ, और जब वहां पे कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस हुआ तो वहां पे स्ट्रोमा साइड पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बन गया, ATP बन गया। हम 2 से 3 बार बता दिए, समझ में आ गया होगा। अब आगे मूव करते हैं, टाइम है क्या भाई, 5 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। इसको अभी हम लोग एक बार और देख लेते हैं आगे। चलिए भाई, ये प्रोसेस खत्म हुआ। प्रोसेस बहुत अच्छा था प्रोसेस, बट बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल प्रोसेस था, है ना। अब यही वाला प्रोसेस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा। वैसे ये प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं, इसको देखने का जरूरत नहीं है, हम लोग देख चुके हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन भी देख लिए हैं। तो क्या क्या बोले थे फोटोफॉस्फोराइलेशन में, देखो क्या क्या लिखे हुए थे, लिखे हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल ATP एंड NADPH इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में ATP बनाना, NADPH2 बनाना, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। आल्सो डिफाइंड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलेगा और जाकर के ATP का फॉर्मेशन होगा, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। Phosphorylation is the process by which living organism extract the energy from oxidizable substance and store this in the form of ATP, और ATP के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। Phosphorylation take place inside the cell in mitochondria and chloroplast। तो दो लोकेशन है, एक लोकेशन है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा लोकेशन है क्लोरोप्लास्ट में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा वाला फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और क्लोरोप्लास्ट में क्या चल रहा है, क्लोरोप्लास्ट में चल रहा है फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लोरोप्लास्ट में चल रहा है फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट इज ऑफ 2 टाइप, 2 तरह का है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो अभी हम लोग साइक्लिक नॉन साइक्लिक पढ़े हैं, हम लोग को साइक्लिक वाला भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में देखो, देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या, जो अभी हम पढ़ाए ना वही वाला चीज यहाँ पे दिया हुआ। देखो ये थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है। थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में हुआ क्या, यहाँ पे भाई आउटसाइड ऑफ द थैलाकोइड, ये थैलाकोइड का बाहर का रीजन है, यहाँ से लाइट रेडिएशन आया फोटो सिस्टम 2 पे, जब पड़ा लाइट रेडिएशन तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन का चेन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन को मिला, NADPH2 मिला, एंड देन आफ्टर यहाँ पे इस तरह से ATP सिंथेस मॉलिक्यूल से जब H प्लस यहाँ पे जमा हो रहा है, देखो H प्लस यहाँ जमा हो रहा है ना, तो वही वाला प्रोसेस हम बताएं अभी। H प्लस देखो यहाँ जमा होते जा रहा है, H प्लस यहाँ जमा होते जा रहा है, और H प्लस जब बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा तो यहाँ से ATP सिंथेस से बाहर निकलेगा, H प्लस जब बाहर निकलेगा तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर के क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, और इस ATP का यूज कहाँ करेंगे, इस ATP का यूज हम लोग करेंगे C3 साइकिल में या फिर डार्क रिएक्शन में, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, C3 साइकिल एंड डार्क रिएक्शन। अब इसके बाद नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को स्टेटमेंट देख लेते हैं। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, बस अभी स्टेटमेंट को हम लोग एक बार वेरीफाई कर ले रहे हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में लिखा है 2 फोटो सिस्टम वर्क इन सीरीज, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1।
तो अभी जो देखे वहां पे दो फोटो सिस्टम एक साथ काम कर रहा था, एक बार फोटो सिस्टम 2 पे लाइट पड़ा, फिर फोटो सिस्टम 1 पे भी लाइट पड़ा था। देन आफ्टर बोले कि दिस टू फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसको क्या बोल रहे हैं, जेड स्कीम बोल रहे हैं। जेड स्कीम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका शेप कुछ जेड के जैसा बन रहा था। जब रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल में हम लोग मेजर करते हैं, जब उसको रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल में रखते हैं तो उसका शेप जेड के जैसा बनता है, और इसीलिए इसका नाम है जेड स्कीम नाम है, ठीक है। ATP and NADPH2 are synthesized by this process। इस प्रोसेस में क्या बना है, अभी जस्ट देख लिए, ATP बन गया और NADPH2 बन गया। साइक्लिक वाले फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि साइक्लिक वाला अभी कंप्लीट हो नहीं पाएगा। साइक्लिक वाला बहुत सिंपल है कि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा फोटो सिस्टम 1 से, और वापस फोटो सिस्टम 1 पे ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इसीलिए इसका नाम होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना, अगर नहीं होगा तो हम एनसीईआरटी को नेक्स्ट क्लास में रीड भी करवा देंगे जो टॉपिक अभी पढ़ा है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई, पढ़ाई करते रहो आराम से।